फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड इन गुड हेल्थ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैंने 15 बार इसको शूट किया है, हर बार कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ कर रही हूँ। आई मीन फंबल हो रहा है, तो आई जस्ट होप सो कि इस बार ना हो। तो यस, आज हम देखने वाले हैं कि एक इंटरप्लीडर सूट में प्लेंट किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। So before starting to the actual drafting, let us first try to understand कि interpleader suit किसे कहते हैं और वो बाकी सूट से डिफरेंट कैसे हैं। So now there are various types of suits, जैसे कि representative suits है, then suits by or against minor और unsound persons है, suits by or against companies है। तो इस तरह के various types of suits है, जिसमें से एक है interpleader suit। अब देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में मतलब क्या होता है कि प्लेंटिफ होता है एंड डिफेंडेंट होता है। जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो इन दोनों के बीच में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इन दोनों मतलब उनके कुछ डिस्प्यूट्स होंगे तो वो वहां पर प्लीड किए जाते हैं। बट इंटरप्लीडर सूट में होता ये है कि जो प्लेंटिफ होता है और डिफेंडेंट होता है, डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में होता ही नहीं है। डिस्प्यूट होता है डिफेंडेंट एंड डिफेंडेंट के बीच में, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा डिफेंडेंट होता है हमेशा। सो मिनिमम 2 डिफेंडेंट्स होते हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि इंटरप्लीडर सूट में कभी भी एक डिफेंडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्यूट होता है वो 2 डिफेंडेंट्स के बीच में ही होता है। तो और यहाँ पर जो प्लेंटिफ होता है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इन दैट पर्टिकुलर इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ स्मॉल एग्जांपल फ्रॉम आवर चाइल्डहुड डेज। तो हमारे बचपन में देखिए, अक्सर ऐसा होता था कि क्लासरूम में कभी पेंसिल नीचे गिरी हुई है तो हम उठा के पूछते थे कि ये पेंसिल किसकी है। और ऐसा पूछने पे मतलब 2 से ज्यादा ही, हमेशा 1-2-4 बच्चे तो आ ही जाते थे क्लेम करने के लिए, हाँ ये मेरी है मेरी है मेरी है। अब ये कह रहा है मेरी है, वो कह रहा है मेरी है, मतलब 3 वो सब कह रहे कि ये पेंसिल मेरी है। अब एक्चुअल में है किसकी, दी किसे जाए। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करते थे कि हम हमारे टीचर के पास वो पेंसिल हैंड ओवर करते थे कि टीचर मुझे ये पेंसिल जो है यहाँ ऐसा ऐसा मिला है, अभी आप देखिए वो किसका है। तो टीचर अपना जो स्किल है वो लगा के वो पेंसिल जो है वो राइटफुल जो भी उसको ओनर लगता था उनको दे देती थी। अब इस पेंसिल वाले केस में देखिए, जो जिसे पेंसिल मिली है वो है प्लेंटिफ। ओके, और जो 2-4 बच्चे, पकड़ लीजिए कि 4 बच्चे अभी आके बोलते हैं कि वो पेंसिल मेरी है, तो वो चारों हो गए डिफेंडेंट। अभी वो आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है मेरी है, वो कह रहा है मेरी है, सब मतलब सब बच्चे कह रहे कि पेंसिल मेरी है। ओके, तो जो डिस्प्यूट हुआ वो इनके बीच में हुआ, यानी डिफेंडेंट्स के बीच में ही ये डिस्प्यूट हुआ। और जो प्लेंटिफ है, यानी जिसको वो पेंसिल मिली थी, उसने क्या किया, उसने टीचर को अप्रोच किया। अब टीचर को यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि वो जज है। ओके, वो कोर्ट है बेसिकली। ओके, तो वो कोर्ट है, आपने कोर्ट के हाथ में थमा दिया है कि भाई अभी आप जाने, मुझे तो मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्टिकुलर पेंसिल में, आप देखिए ये किसको देना है। ओके, तो यही होता है इंटरप्लीडर सूट में। जो प्लेंटिफ है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ही वांट्स टू हैंड ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वेदर इट बी मूवेबल और इमूवेबल, but the dispute is between defendants only. Now let us see how to draft a plaint in this particular type of suit which is interpleader suit. तो इसके लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, और फिलहाल मतलब हमारे पास जो प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर बुक में वो ये है कि बैंक ऑफ इंडिया है, मुंबई का ऑफिस बताया है। बैंक ऑफ इंडिया में एक पर्सन जी वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो डिपॉजिट करता है। उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो फेस वैल्यू है वो है 60,000 रुपीज़। अब जी इन्हें डिपॉजिट करता है और सी पर्सन जो है वो आके उन्हें क्लेम करता है। ऑल्सो अ पर्सन नेम्ड डी, एक डी पर्सन भी है, वो भी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्लेम करता है। सो लेट अस सी हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. So here is the specimen plaint in an interpleader suit.
अब जब भी हम कोई प्लेंट लिखते हैं तो सबसे पहले टाइटल में हम क्या मेंशन करते हैं, कोर्ट का नाम। ओके, सो हियर इन्होंने दे रखा है इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मुंबई। देखिए ये बस एक स्पेसिमेन प्लेंट है, आपको आइडिया मिले इसलिए मैं बता रही हूँ। इसमें जो भी डिटेल्स रहेंगे ना, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू योर प्लेस, लाइक वेर एवर यू रिसाइड। अगर आप नासिक से है तो आप नासिक कोर्ट का नाम लिखिएगा, अगर आप पुणे से है तो पुणे, आप जिस किसी सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे मतलब ये जो प्लेंट्स है लिखते वक्त आपके जर्नल में उस तरह से मेंशन कीजिए। नाउ हियर इट इज़ गिवन इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मुंबई OOCJ। अब OOCJ का मतलब है यहाँ पर ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुडिकेचर, सूट नंबर 44 ऑफ 2014। तो जैसे कोर्ट का नाम मेंशन करने के बाद हमें सूट नंबर मेंशन करना इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सूट नंबर दे रखा है, आप अगर सिर्फ मतलब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके जर्नल्स वगैरह लिखने उस लिए अगर लिख रहे हो आप तो डजेंट मैटर, आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, बट कोर्ट में ऐसा नहीं चलता है सॉरी, जो एक्चुअल नंबर है वही देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एज अ स्टूडेंट हम कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड सूट नंबर 44 ऑफ 2014, तो अभी क्योंकि ये पुराना मतलब बुक में ये 2014 का दे रखा है, आप यहाँ पे 2021 कर दे। नाउ बैंक ऑफ इंडिया मुंबई हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, फोर्ट मुंबई एंड पिन कोड दे रखा है। अब ये क्या है, यहाँ पर ये प्लेंटिफ है। तो बेसिकली जैसे हम सूट नंबर मतलब जो कोर्ट का नाम है और जो सूट नंबर है ये मेंशन करते हैं, इसके तुरंत बाद हमें क्या करना है कि हमें प्लेंटिफ का नाम और उसका एड्रेस जो है वो मेंशन करना है। अभी इस पर्टिकुलर केस में जो प्लेंटिफ है वो कोई एक इंडिविजुअल ना होके ये एक बैंक है, इसलिए हमने यहाँ पर बैंक का जो नाम है और एड्रेस है वो मेंशन कर रखा है। ना आफ्टर दिस नाउ प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट्स, याद रखिए सिविल मैटर में हमेशा प्लेंटिफ ही यूज़ करेंगे, हम अपेलेंट नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया एक जो है मतलब ये प्लेंटिफ है, दिस इज़ वन पार्टी। एंड यहाँ पर डिफेंडेंट्स में देखिए दो पार्टीज़ है यहाँ पर, ओके, देर आर 2 पर्सन्स। क्योंकि ये इंटरप्लीडर सूट है, मतलब यहाँ पे हमेशा जो डिफेंडेंट्स है ये एक से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि डिस्प्यूट जो है ये इन दोनों के बीच में ही मेजरली ये जो डिस्प्यूट है ये होगा। तो यहाँ पर हमें डिफेंडेंट का जो नाम है वो लिखना है, यहाँ पे C दिया है बस, तो यू कैन राइट एनी नेम। नाउ C एजेड सो एंड सो, यहाँ पे गैप दे रखा है, आप अपनी मर्जी से फिलअप कीजिए, एंड रिसाइडिंग एट सो एंड सो। नाउ D एजेड वट एवर इट इज़ एंड सेम लाइकवाइज, ओके। नाउ हियर इसके बाद ये स्टेटमेंट देखिए, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई द अबव नेम्ड प्लेंटिफ स्टेट्स एज फॉलोज। ये सेंटेंस भी हर प्लेंट में कॉमन रहेगा, तो ये सेंटेंस भी आपने बिल्कुल याद ही रखना है, रट्टा ही मार लेना है इसे, कि जैसे ही हम दिस प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट्स यहाँ तक हमारा पार्ट आ जाता है तो इमीडिएटली द नेक्स्ट लाइन वुड बी जो भी प्लेंटिफ का नाम रहेगा वो, और उसके बाद द अबव नेम्ड प्लेंटिफ स्टेट्स एज फॉलोज। हम यहाँ पे देखिए बस क्योंकि द लैंग्वेज हैज़ टू बी वेरी फॉर्मल, वेरी प्रिसाइज, यू कांट जस्ट गो ऑन राइटिंग एनी थिंग, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो वेरी प्रिसाइजली कंसाइजली आपको लिखना है। नाउ हमेशा जब भी हम कोई भी प्लेंट जो है वो लिखते हैं, इट इज़ ऑलवेज इन द पैराग्राफ फॉर्म, और इन पैराग्राफ्स को नंबर दे रखे होते हैं। नाउ बाय पैराग्राफ आई डोंट मीन बाय दोज पैराग्राफ्स जो हमने लिटरेचर में पढ़ रखे हैं वो वाले पैराग्राफ नहीं, बल्कि जो पॉइंट्स होते हैं हम उसे यहाँ पर पैराग्राफ कहते हैं, और ये बेसिकली पॉइंट्स ही होते हैं, बट लाइक व्हेन रेफरिंग टू देम मतलब लीगल लैंग्वेज में इन्हें पैरा ही कहा जाता है। सो अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ अभी यहाँ पर ये कहता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फैक्ट्स मतलब क्या है, जो क्या एग्जैक्टली सीन क्या हुआ था वो बताना है। नाउ सी, बिफोर द डेट ऑफ द क्लेम्स हियर इन आफ्टर मेंशन्ड, G deposited with the plaintiff government securities of the face value of rupees 60,000 for safe custody। यार ये मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है, ओके। नाउ यहाँ पर क्या कहा है कि
जो जी ये पर्सन है डिपॉजिटेड विद द प्लेंटिफ। नाउ प्लेंटिफ कौन है यहाँ पर? बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने क्या किया था, क्या डिपॉजिट कर रखे थे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹60,000 फॉर सेफ कस्टडी। तो एक सेफ कस्टडी के लिए 60,000 रुपीज़ की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी वो इस जी पर्सन ने ये जो बैंक ऑफ इंडिया है इनके पास डिपॉजिट कर रखी थी। देन सेकेंड पैरा सेज द डिफेंडेंट सी क्लेम्स द सेम अंडर एन एलिज्ड असाइनमेंट देयर ऑफ टू हिम बाय जी। अब सी पर्सन आता है और वो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है वो क्लेम करता है, ओके और उसके क्लेम के लिए वो क्या सपोर्ट करता है? एन असाइनमेंट, एन एलिज्ड असाइनमेंट की किसी असाइनमेंट द्वारा जो जी ने जो है वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो सी को दी है। द डिफेंडेंट डी ऑल्सो क्लेम्स द सेम अंडर एन एलिज्ड डीड ऑफ असाइनमेंट एग्जीक्यूटेड बाय जी। अब एक और पर्सन आ रहा है यहाँ पर, अब डी भी कहता है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है दिस बिलोंग टू मी, और वो भी कोई असाइनमेंट जो है विच हैज़ बिन इनके हिसाब से, मतलब ये डी के हिसाब से कि ये असाइनमेंट जो है ये जी द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था एंड सो हिंस दिस सिक्योरिटीज बिलोंग टू मी। नाउ द फोर्थ पॉइंट सेज द प्लेंटिफ इज इग्नोरेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव राइट्स ऑफ द डिफेंडेंट्स। तो क्योंकि प्लेंटिफ को हमारे अभी देखिए हमारे प्लेंटिफ को नहीं पता है कि इसका कौन है राइटफुल ओनर, क्या है ये जो भी कुछ इनमें हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए कहा है द प्लेंटिफ इज इग्नोरेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव राइट्स ऑफ द डिफेंडेंट्स। यानी ये डिफेंडेंट्स जो है ना इनके बीच में क्या है ये चीज़ें, इसका मुझे कुछ पता नहीं है, ये इनके आपस में क्या बातें हुई, जो भी इनका हुआ है ट्रांजैक्शन वॉट एवर इट इज़, आई एम अनअवेयर ऑफ इट, ओके। The plaintiff has no claim upon the said securities other than for charges and is ready and willing to deliver them to such persons as the court shall direct. अब यहाँ पर सबसे important बात यही होती है इंटरप्लीडर सूट में कि यहाँ पर जो प्लेंटिफ होता है ना, तो प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है बेसिकली, वो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी होती है वॉट एवर इट इज़ मूवेबल और इमूवेबल तो उसमें कोई उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, ना ही वो अपने पास मतलब रखना चाहता है। ही इज़ रेडी टू हैंड ओवर, बट द थिंग इज़ किसे हैंड ओवर करना है, द राइटफुल ओनर उसे पता नहीं होता है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे पैरा नंबर 5 में बताई गई है कि द प्लेंटिफ हैज़ नो क्लेम अपॉन द सेड सिक्योरिटीज अदर दैन फॉर चार्जेस एंड इज़ रेडी and willing to deliver them to such persons as the court shall direct. तो कोर्ट जिसे बोलेगा मैं मतलब उसे हैंड ओवर करने के लिए, डिलीवर करने के लिए रेडी हूँ। नाउ द 6th पैरा सेज द कॉज ऑफ एक्शन अरोज on the 10th February 2013 within the jurisdiction of this court when the said defendants claimed the same securities adversely to one another. अब यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है कि ये जो कॉज ऑफ एक्शन है when did it arose, क्यों सॉरी क्योंकि देखिए हमें ये जो लिमिटेशन एक्ट जो है तो इट शुड नॉट बी बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट, इसलिए हमें डेट मेंशन करना है कि हमने जो है वो राइट टाइम में जो है एक्शन लिया है एंड कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन है इस मैटर को देखने का। नाउ आगे जो है वैल्यू दे रखी है, कोर्ट फी वगैरह जो है वो मेंशन किया है। द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड कोर्ट फी इज़ ₹60,000। तो ये होने के बाद फिर देखिए ये जो लास्ट पैरा है आई गेस, तो 8th पैरा में फिर अभी यहाँ पे द प्लेंटिफ क्लेम्स, अब क्या है द प्लेंटिफ के क्लेम्स क्या है अभी यहाँ पर, तो उसके सब पॉइंट्स दे रखे हैं जो 8th पैरा है। सो फर्स्ट डैट द मतलब प्लेंटिफ क्या चाहता है, ओके कोर्ट से वो क्या चाहता है, उसका क्लेम क्या है कि नंबर 1 डैट। अभी देखिए जो ये जो क्लेम्स होते हैं ना बेसिकली जो प्लेंटिफ में जो भी सारी जो भी मतलब आप पैरा मेंशन करते हो जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा दैट से
शुरू करने चाहिए। हालांकि यहाँ पे भी किए जाते हैं, यहाँ इस पर्टिकुलर बुक में नहीं दिए हैं, बट इवन इफ़ यू वांट लाइक यहाँ पर भी आप डैट से शुरू कर सकते हो, जो कि जैसे डैट द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड कोर्ट फी इज़ ₹60,000, इस तरह से। तब यहाँ पर देखिए कि उसने क्लेम्स क्या बताए हैं अपने, दैट द डिफेंडेंट्स बी रिस्ट्रेंड बाय इंजंक्शन from taking any proceedings against the plaintiff in relation to the said securities। मतलब ये जो डिफेंडेंट्स हैं उन्हें कोर्ट जो है वो रिस्ट्रेन करे बाय इंजंक्शन, ताकि वो कोई आगे की प्रोसीडिंग्स ना चलाए प्लेंटिफ के खिलाफ। ओके, that they be required to interplead together concerning their claims to the said securities। और जो दोनों डिफेंडेंट्स हैं उन्हें आपस में इंटरप्लीड करने के लिए मतलब बोला जाए, ताकि जो भी है वो जो भी सिक्योरिटीज़ है उसका सही जो क्लेमेंट है वो सामने आए। that some person be authorized to receive the said securities pending such litigation। और किसी पर्सन को कोर्ट जो है वो अथोराइज करे to receive those securities। Okay, now that upon delivering the same to such persons, the plaintiff be discharged from all liability to either of the defendants in relation thereto, and that the plaintiff may be awarded all costs of and incidental to this suit। मतलब यहाँ पे क्या कहा है लास्ट पॉइंट में कि जो सिक्योरिटीज़ है, मतलब जो भी उनके पास रखी गई है, तो वो डिलीवर करने के बाद जो प्लेंटिफ है वो सारी लाइबिलिटीज़ से उन्हें डिस्चार्ज किया जाए, और जो भी उनके इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के लिए जो भी कॉस्ट और जो भी उनके एक्सपेंसेस है वो उन्हें दिए जाए। देन SD द साइन ड्यूली बाय बैंक ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पर जो हमारे प्लेंटिफ हैं उनका नाम और जो है ये इनका नेम मतलब यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, और यहाँ पे वेरिफिकेशन हमें देना है लाइक IAB द सेक्रेटरी ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे जो प्लेंटिफ है मुंबई डिक्लेयर ऑन सच, यार बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। वेल, डिक्लेयर ऑन solemn affirmation that the contents of paras 1 to 8 to the above plaint are true to my information and belief, verified at Mumbai this dash day of April 2014। तो आपने यहाँ पे डेट डालना है, एंड ये जो वेरिफिकेशन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यू कांट स्किप दिस, दिस इज़ अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर सूट। अब यहाँ पर फिर अगेन आप देखेंगे कि साइन ड्यूली बैंक ऑफ इंडिया मुंबई बाय इट्स सेक्रेटरी। अभी इसके नीचे ना एडवोकेट का भी साइन आता है। ओके, सो एडवोकेट का नाम एंड साइन आएगा।